भाजपा के घोषणा पत्र को विजय मानकर ने बताया जुमला पत्र। कहा, सत्ता में रहने के बाद घोषणा पत्र की नहीं रिपोर्ट कार्ड की पड़ती है जरूरत। महिला आरक्षण, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और धारा 370 पर भी बोले विजय मानकर, जब उन्हीं पुराने मुद्दों पर चुनाव लड़ना था तो 5 साल हवाबाजी और जुमलेबाजी की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस पर भी मानकर ने बोला जमकर हमला। बोले 70 सालों में खेती किसानी, गरीबी और आदिवासियों की पीड़ा नहीं समझी तो अब कैसे यकीन करेंगे लोग। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने 8 अप्रैल को नागपुर के वैशाली नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वे भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए। भाजपा के घोषणा पत्र को विजय मानकर ने जुमला पत्र करार देते हुए कहा कि सत्ता में रहने के बाद पार्टियों को अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए, न कि घोषणा पत्र। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल महिला आरक्षण, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और धारा 370 को हटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि 5 साल तक सत्ता में रहते हुए भी अपने पुराने वादे ठीक से पूरे नहीं कर पाए तो फिर से जुमला पत्र के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के मामले पर कहा कि ऐसा संभव तो है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं पर इसका कितना पैसा खर्च होगा और इसको लेकर कोई स्पष्ट नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं की है। उन्होंने इसको लेकर मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ये चक्रम चोर है और नटवरलाल है, जो चोरी करने के बाद लोगों को घुमाने से भी बाज नहीं आते हैं। इसी तरह विजय मानकर ने भाजपा और कांग्रेस का नामकरण करते हुए भाजपा यानी कि जुमला पार्टी है और भाजपा यानी कि ब्राह्मणवादी जहरीली पार्टी, साथ में बेशरम जनता पार्टी का भी नाम दिया। इसी तरह कांग्रेस का नामकरण करते हुए विजय मानकर ने कहा कि यह इंडियन नॉनसेंस कांग्रेस है, जिसे 70 साल में भारत से गरीबी दूर करने, आर्थिक विषमता को खत्म करने और खेती की समस्या का समाधान करने का रास्ता नहीं मिल पाया है। इसी कड़ी में विजय मानकर ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी पार्टी देश के 20 राज्यों से चुनाव लड़ रही है। यदि एक भी सांसद जीतकर आता है तो पार्लियामेंट में जनहितैषी और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज देश में जिस तरह से जातीय पूंजीवाद की समस्या दिखाई दे रही है, इसे आसानी पूर्वक हल भी किया जा सकता है, लेकिन ना तो भाजपा इस मुद्दे पर कोई बात कहती है और ना ही राहुल गांधी। इसलिए अब लोगों को एपीआई के विचार और नीतियों को देखकर वोट करना चाहिए। इसी बीच उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर कहा कि संवैधानिक कार्यों के जानकार है तो उन्हें संसद में आरक्षण एवं आदिवासियों के अधिकारों को लेकर कोई बिल प्रस्तुत कर चर्चा करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी 5 साल पार्लियामेंट में रहकर जरूरी बिलों पर कोई बात नहीं रखी। उन्होंने अंत में एपीआई की नीति और भारत में गरीबी, विषमता और कृषि समस्या, पर्यावरण संकट जैसे मुद्दों पर लोगों को संबोधित किया और भारत के तमाम इंडेक्सों पर अपने विचार रखते हुए इस चुनाव में एपीआई जैसी संवैधानिक लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करने की अपील की। जनसभा में उपस्थित नागरिकों, नागपुर पार्लियामेंट और रामटेक पार्लियामेंट, ये 2 पार्लियामेंट की ये सभा जो है वो आज यहाँ लगाई है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से। आप लोगों को मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये केवल नागपुर या रामटेक की पार्टी नहीं है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश के पूरे 20 राज्यों से 200 सीटें लगभग हम लड़ा रहे हैं देश के अंदर में, और शायद ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस और बीजेपी को अल्टरनेटिव बनते हुए देश में आगे जा रही है। और जब 23 मई को रिज़ल्ट लगेगा, जब वोटिंग आगे आएगा और इलेक्शन का रिकॉर्ड जब आगे आएगा, तब ये बातें लोगों को ध्यान में आएगी कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पूरे देश में लगभग 20 राज्यों में 200 सीटों पर लड़ा के भारी मात्रा में जो है वोटिंग इसने प्राप्त किया है। और अगर ठीक रहा तो ये भी संभव है कि देश में 4 से 5 पार्लियामेंट की सीटें भी हम लोग जो है वो जीत सकते हैं। ये बात नागपुर के लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो मैं उन लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। दूसरी बात कि ये चुनाव जो है हम लोग 200 सीटों से लड़ा रहे हैं 20 राज्यों में, और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश की एकमात्र अति विशिष्ट पार्टी, अनुपम पार्टी है, जो 4 चीज़ों पर आधारित है जो देश की और कोई पार्टी अभी तक आधारित नहीं है। कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जिस पर एपीआई आधारित है? उसको हम बार बार कहते हैं भारत का संविधान, मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ, अम्बेडकरिज्म, और चौथा जो मेरा जो विज्ञान है, इन्वेंशन है अनेक अंगों मग्गों का।
यानी एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ये 4 चीज़ों पर आधारित है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जिसने अपनी नीति को डिक्लेयर किया है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल एक राज्य की जाति, धर्म या भाषा की या परिवार की पार्टी नहीं है। ये 130 करोड़ भारतीयों की पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 मार्च को लगा, उसके 6 दिनों के भीतर एपीआई ये देश की पहली पार्टी है जिसने अपना नीति अभिवचन, जिसको आप लोग मैनिफेस्टो कहते हैं, मैनिफेस्टो नहीं कहते हैं, नीति अभिवचन कहते हैं, उसको हमने डिक्लेयर किया। ये 16 मार्च को हमने डिक्लेयर किया, 6 दिनों के भीतर। और पहला जब नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा था 18 तारीख को, उसके 2 दिनों के भीतर हमने इसको डिक्लेयर किया। बीजेपी ने चुनाव 11 तारीख को है, आज 2 दिनों के पहले अपना घोषणा पत्र डिक्लेयर किया। कांग्रेस ने 4 दिन पहले घोषणा पत्र डिक्लेयर किया। दोनों ने, रादर कांग्रेस ने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नीति अभिवचन की कॉपी मारी, राहुल गांधी ने मेरी बहुत सारी नीतियों को कॉपी किया है, येचुरी ने, सीपीएम ने बहुत सारी नीतियों को कॉपी किया है, और बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र नहीं, अपना जुमला पत्र जाहिर किया है। तो इसलिए बीजेपी ने आज जुमला पत्र जाहिर किया है, घोषणा पत्र नहीं किया है। आज नरेंद्र मोदी को यदि कोई समझ होती, अमित शाह को यदि कोई समझ होती, तो उन्होंने 5 साल सरकार चलाई है, उनको घोषणा पत्र जाहिर नहीं करना चाहिए था, अपना 5 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड जाहिर करना चाहिए था। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जाहिर नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंचर हो गए। नितिन गडकरी जो हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी सरकार ने देश के अंदर में कोई बड़ा काम नहीं किया। उन्होंने देश के अंदर में समस्या खड़ी की है, देश को पीछे लेकर गए हैं। इस बात को मैं डेटा के साथ आप लोगों के बीच में प्रूफ करूंगा। और इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट को देश में हटाने का समय आया है और कांग्रेस को देश में जीतना नहीं चाहिए, इस तरह की परिस्थिति लाने का समय आया है। ये काम देश भर में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया कर रही। आपको एपीआई की ताकत नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ में हमने 50 एमएलए की सीट लड़ी, एपीआई के वजह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी 40 एमएलए हार गई। ये एपीआई की ताकत है, ये आपको नहीं मालूम। नागपुर के लोगों को जो कम सुनते हैं, नागपुर के लोग कम सुनते हैं, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। अगर यह ग्राउंड में है तो ग्राउंड में सुने, घर में बैठे तो घर में सुने, रोड पे बैठे तो रोड पर सुने। जो लोग यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकते सुनने के लिए, चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर में आ जाऊंगा, मोबाइल में आ जाऊंगा। ये मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है आप लोगों के लिए, और ये लाइव ब्रॉडकास्ट आपके ये वैशाली नगर के ग्राउंड में नहीं, ये भाषण मेरा पूरे इंडिया के अंदर में कम से कम 5 करोड़ लोग लाइव देख रहे हैं, ये फेसबुक के अंदर में जो है वो। तो इसलिए जो है मुझे ये चिंता नहीं कि आप लोग कितने ग्राउंड में आते हैं नहीं आते हैं। मुझे जो बात बोलना है आज मैं बोलूँगा। और आज मैं स्पेशली आया हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी को देश में एक्सपोज करने के लिए, नरेंद्र मोदी को देश में, ये देश का प्रधानमंत्री भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, इसका 56 इंच का सीना नहीं, इसका 0 इंच का भी सीना नहीं है। ये शक्तिशाली बीजेपी भारत नहीं बना सकती, ये डरपोक पार्टी है बीजेपी। ये बोलने के लिए मैं आज आया हूँ। और मेरे साथ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और फडणवीस और गडकरी की ये ताकत नहीं है कि विजय मान करके आगे ये स्टेज के ऊपर खड़ा होकर डिबेट कर ले। अगर वो कर रही है तो मैं दावे से कहता हूं कि यही ग्राउंड है। हाफ पैंट वाले सुबह जो है वो यहाँ पर कसरत करते थे, उन हाफ पैंट वालों को फुल पैंट पहनाने वाला आदमी आपके आगे यहाँ खड़ा है देश के अंदर में। तो आप लोग उनसे डरते होंगे, बीजेपी कांग्रेस वालों से, आरएसएस वालों से। मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैंने 20 राज्यों में इंडिया में इनको पटक पटक के मारा है, बीजेपी और कांग्रेस वालों को पटक पटक के मारा है। और 17 मई तक इनको देश में उठा उठा के पटकूंगा, बीजेपी और कांग्रेस को उठा उठा के पटकूंगा। और नरेंद्र मोदी को और राहुल गांधी को इस देश में प्रूव कर दूंगा कि तुम्हारे को इस देश में कुछ नहीं आता है। अगर इस देश को चलाना आता है और नया भारत बनाना आता है, अगर प्रबुद्ध भारत बनाना आता है, तो वो विजय मानकर को आता है और किसी को नहीं आता है। ये बात मैं प्रूव कर दूंगा।
तो साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जाहिर किया। मैं इस आदमी को कहता हूं, कुछ बहुत सारी बातें बीजेपी के लोग बोलते रहे। आज आपने घोषणा पत्र में कहा कि महिलाओं को हम 33% आरक्षण देंगे। अरे भैया, अगर 33% आरक्षण महिलाओं को देना था तो 5 साल नरेंद्र मोदी जी क्या उस तरह से ही भूल गए थे जिस तरह से पिछले 50 सालों में वो एक महिला को भूल गए हैं? क्या 5 साल वो महिलाओं को भारत के भूल गए थे जिस तरह से 50 साल वो एक महिला को भूल गए जो गुजरात में बेचारी याद कर रही है उनकी? क्या उस तरह से नरेंद्र मोदी, आपकी सरकार मेजॉरिटी में थी, क्या आप पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का बिल आप पार्लियामेंट में ला नहीं सकते थे? और ये राहुल गांधी पप्पू, इसकी डिग्री चेक करो। ये कहता है, बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों का मैनिफेस्टो कहता है कि हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे। आपकी मम्मी सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की, आपके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय में जब आप 10 साल आपकी गवर्नमेंट रही, तब महिला आरक्षण को देश के अंदर में आपने पास क्यों नहीं किया? अब अपनी बहन को लेकर आए हो। एक परिवार के लोग कहते हैं कि हम रूल करेंगे, भाई बहन मिलकर सरकार बनाएंगे। कोई कहता है कि हम एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग जो है वो सरकार चलाएंगे। बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में कहा गया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी और साथ में ये आपका कौन है, वो राजनाथ सिंह, डरपोक, जो कहते हैं कि हम पड़ोसी देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया। आपके सर्जिकल स्ट्राइक किया, F-16 किधर गिरा? F-16 किधर गिरा? अब अमेरिका ने रिपोर्ट जो है वो जाहिर किया कि F-16 को तो भारत ने जो है वो शूट डाउन नहीं किया। अगर F-16 गिरा नहीं तो वो कौन सा प्लेन था जो गिरा? उस प्लेन का नाम है फेकू मोदी प्लेन। फेकू मोदी प्लेन जो है मोदी के, रिलायंस के, अंबानी के कंपनी में बनता है, वो प्लेन गिराया, बेवकूफ बनाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने क्यों नहीं लाया? आप कहते 370 को हटाएंगे, 35A को हटाएंगे। कश्मीर के साथ जो भारत जुड़ा हुआ है, कश्मीर भारत के साथ यदि जुड़ा हुआ है तो वो 370 से जुड़ा हुआ है। वेदर यू नो दैट इफ यू एब्रिगेट आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, because there is separate constitution of Jammu and Kashmir, और जम्मू और कश्मीर का सेपरेट संविधान है। जैसे भारत का संविधान है वैसे जम्मू कश्मीर का सेपरेट संविधान है। और यदि जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है तो वो आर्टिकल 370 के वजह से जुड़ा हुआ है। तो क्या यदि आप 370 को हटाएंगे तो क्या जम्मू कश्मीर को आप भारत में जो है वो रखना चाहते हो, या जम्मू कश्मीर को जो है आप सेपरेट करना चाहते हो? क्या ये इतना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको नहीं समझता कि आप 370 को नहीं हटा सकते? यदि 370 को हटाना है तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आपको रेटिफाई करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी है नहीं, वो संविधान सभा को आपको बैठाना पड़ेगा। तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं। फिर इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हम राम मंदिर को लॉफुल तरीके से बनाएंगे। भाई 5 साल आप क्या सो रहे थे? अगर राम मंदिर को कानून बना के ही बनाना था तो फिर राम मंदिर बनाने के लिए आपने संसद के अंदर में जो है वो क्यों कानून नहीं लाया? आप कहते हैं कि हम सबरीमला का सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको जो है वो स्टेटस को रखेंगे। और इसके साथ आप ये कह रहे हैं कि हम भारत के अंदर में डेवलपमेंट करेंगे, इतना जीडीपी ले जाएंगे, उतना जीडीपी लेकर जाएंगे। आप इतनी बात तो हमें बताओ कि भारत का जीडीपी कोई अमित शाह और बीजेपी के वजह से नहीं बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जो यदि बढ़ रही है तो उसके कुछ फंडामेंटल्स है, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ह्यूमन टैलेंट है, उसके वजह से भारत का जो है वो जीडीपी बढ़ रहा है। आप ये बताइए, आपकी अर्थव्यवस्था यदि बढ़ती है तो कोई बात नहीं, पर उस अर्थव्यवस्था में क्या आप पैसा बनाओगे? और नीरव मोदी, ललित मोदी, संदेशिया, आपके ये जितने गुजरात के सो कॉल्ड साथी है, माल्या,
क्या इनको पैसा ले लेकर भागने के लिए आप जो है भारत में पैसा बनाओगे, या भारत के अंदर में ये जो पैसे का ग्रोथ हो रहा है उस पैसे के ग्रोथ का डेवलपमेंट के ऊपर में जो है वो आप जो है वो उपयोग करोगे? ये कुछ फंडामेंटल सवाल है जिस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बीजेपी और कांग्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनकी नीतियों में फ़र्क नहीं, इनकी नीतियों को समझने की ज़रूरत है। और ये नीतियों को समझाने के लिए देश के अंदर में मैं आप लोगों को केवल बता नहीं रहा हूँ, हमने इस तमाम नीति अभिवचन में ये चीज़ों को डिक्लेयर किया है। क्या बातें हैं 5 साल के अंदर? इसके पहले कि मैं अपनी नीतियों को डिटेल में आप लोगों के आगे एक्सप्लेन करूं, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े बड़े फेलियर्स है। क्या बड़े बड़े फेलियर्स है? एक फेलियर, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में पिछले 5 सालों में 4 करोड़ 70 लाख रोजगार डिस्ट्रॉय हो गए। 4 करोड़ 70 लाख रोजगार डिस्ट्रॉय हो गए। 45 साल में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और CMI की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 45 सालों में जितनी बेरोजगारी धार भारत में नहीं थी, 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हो गया है। भारत के अंदर 6.5 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो भारत सरकार की 2 बहुत बड़ी एजेंसीज है, वो ये बात कह रही है कि 6.5 करोड़ लोग यहाँ पर रोजगार बेरोजगार है। 4 करोड़ 70 लाख रोजगार जो है वो भारत से चले गए। ये पहली बात है। जब नरेंद्र मोदी पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। भारत में हर साल कम से कम 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार युवाओं को रोजगार तो नहीं दे सकी, उसके कॉन्ट्ररी भारत के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। ये पहली बात है। दूसरा, ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 2025 तक 24 तक बनाएंगे। $5 ट्रिलियन यानी मोटे तौर पर 350 लाख करोड़ रुपए का GDP। आज हमारा GDP लगभग 200 लाख करोड़ का GDP है। ये कह रहे हैं कि हम 5 सालों में 350 लाख करोड़ के GDP को बनाएंगे। एग्रीड। अगर भारत को अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था 350 लाख करोड़ हो सकती है 5 सालों के अंदर, सवाल ये नहीं है। पर आपने अभी पिछले 5 सालों में क्या किया? आपको जब सरकार मिली तो आपका ग्रोथ रेट था 8% से ऊपर। GDP हमारे देश का लगभग 9% को टच कर रहा था। आज हमारा GDP कहाँ आ गया? आज हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहाँ आ गया? 7% से नीचे। क्यों 7% से नीचे आया? क्योंकि ये दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है। इसको लोगों ने कहा कि चौकीदार चोर है। मैं कहता हूं थोड़ा गलत कह दिया। चौकीदार चोर ही नहीं, चौकीदार चक्कर चोर है। चक्कर चोर का मतलब होता है ये नटवर लाल है, ये लोगों को गुमराह करता है, ये चक्कर चोर है, ये छप्पन चोर है, लोगों को गुमराह करता है, झूठ का सफेद करता है और चोरी करके अपने लोगों को भगा देता है, पैसे को डाइवर्ट करता है। ये चौकीदार जो है वो चक्कर चोर है। और बीजेपी के लोग बहुत पार्टियों के नाम रखते हैं, तो इनके भी मैं 3 नाम आज देता हूं आप लोगों को। बीजेपी के लोग बहुत नाम रखते पार्टियों के, इसलिए 3 नाम बीजेपी के मैं देता हूं, क्योंकि पूरे देश में मेरे को सुन रहे हैं इस समय में लोग और 5 करोड़ लोग सुन रहे हैं, इसलिए 3 नाम बीजेपी के देता हूं। एक, बीजेपी इज इक्वल टू बेवफा जालिम पार्टी। बेवफा जालिम पार्टी, बेवफा जालिम पार्टी। दूसरा, बीजेपी इज इक्वल टू भारतीय जुमला पार्टी। भारतीय जुमला पार्टी। तीसरा, बीजेपी इज इक्वल टू ब्राह्मणिकल जहरीली पार्टी, ब्राह्मणवादी जहरीली पार्टी। ये 3 नाम बीजेपी को दे रहा हूं। और शाह और मोदी की जोड़ी है तो नरेंद्र मोदी और शाह का, नरेंद्र का ना और शाह का श, ये नशा है। नशा, ये नशा है जो देश के लोगों को
गुमराह कर रहे हैं। ये बीजेपी जो है, ये बीजेपी नहीं है। जो तीन चीजें बताई मैंने बताई। और राहुल गांधी की कांग्रेस को एक ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, राहुल गांधी की कांग्रेस को एक ही कहूंगा, ये इंडियाज नॉनसेंस कांग्रेस है। इंडियाज नॉनसेंस कांग्रेस है, जिसको 70 सालों में ये नहीं समझा देश को कैसे चलाया जा सकता है, जिसको 70 साल में नहीं समझा गरीबी कैसे समाप्त की जा सकती है, जिसको 70 साल में नहीं समझा विषमता कैसे समाप्त की जा सकती है, जिसको 70 साल में नहीं समझा कश्मीर की समस्या कैसे समाप्त की जा सकती है, जिसको 70 साल में नहीं समझा पंजाब की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, जिसको 70 साल में नहीं समझा कि आदिवासियों के जल जमीन जंगल के अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं, जिसको 70 साल में नहीं समझा कि ओबीसी का बजट में हेड सब प्लान कैसे बनाया जा सकता है, जिसको 70 साल में नहीं समझा कि कृषि को उद्योग कैसे बनाया जा सकता है। 70 साल, 60 साल, 50 साल ये देश में रूल करने के बावजूद जो कांग्रेस भारत को पीछे रखी है, ये नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये नॉनसेंस कांग्रेस है। और राहुल गांधी ये देश का सबसे बुद्धू लीडर है, जो मेरी देख देख के कॉपी मार रहा है देश के अंदर में। ये कॉपी मास्टर है, मैं पॉलिसी मास्टर हूं, ये कॉपी मास्टर है। मेरी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की इसने कॉपी मारी। एक एक पॉइंट्स में बताऊंगा आप लोगों को। तो बीजेपी के लोग, ये आप 9% आपको जीडीपी मिला, आपका जीडीपी 7% से कम आ गया। क्यों आ गया? ये नरेंद्र मोदी जी, इनको एक दिन सपना आया। क्या सपना आया? कि अगर मैं रात को 9 बजे उठ के नोटबंदी कर लूं तो भारत का काला धन वापस आ जाएगा। अरे बेशर्मो, बीजेपी के लेखो, आपको और एक नाम दे सकता हूं मैं, ये बेशर्म जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बेशर्म जनता पार्टी है। बेशर्मो, झूठो, नालायको, निकम्मो बीजेपी के लोगों अभी कह रहे हैं कि हम करप्शन को वापस लाएंगे, करप्शन को निकालेंगे। ये 5 साल के अंदर बीजेपी के लोग मुझे बता दे। नरेंद्र मोदी को ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अमित शाह को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, और जेटली फाइनेंस मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा हूं। आपने जब नोटबंदी की, जब डीमोनेटाइजेशन किया, तो डीमोनेटाइजेशन करने के बाद कितना भारत का काला धन आपने वाइट किया, इसको डिक्लेयर कर दो, इसको डिक्लेयर करो, इसका व्हाइट पेपर लाओ पार्लियामेंट के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि 50,000 करोड़ से ज्यादा काला धन व्हाइट नहीं हुआ, जबकि भारत में काला धन कितना है? 100 लाख करोड़ से ज्यादा भारत में काला धन है। 100 लाख करोड़ से ज्यादा भारत का काला धन है। ये कांग्रेस के लोगों ने भारत को लूटा, ये बीजेपी के लोगों ने भारत को लूटा। दोनों ने लोगों ने मिलके देश को पिछले 70 साल में लूटा। देश के 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई। ये कौन सा बिजनेस किया? कहां से इन्होंने 1% लोगों के पास 60% संपत्ति आई, और भारत के कॉमन व्यक्ति के पास आज भी 36 करोड़ लोग गरीब है। वर्ल्ड बैंक का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, रंगनाथन कमेटी को मैं आपको कोट कर रहा हूं, सेनगुप्ता कमेटी को जो है बीपीएल की रिकॉर्ड्स को मैं कोट कर रहा हूं। ऑथेंटिकली अभी भी 36 करोड़ लोग भारत के अंदर में जो है वो गरीब है। दुनिया के 27% सबसे ज्यादा दुनिया के गरीब अभी भी भारत के अंदर है। अगर भारत में इतने गरीब है और भारत के 1% लोगों के पास 60% पैसा है, 60% वेल्थ है, तो क्या भारत की गरीबी समाप्त नहीं हो सकती? मैं कहता हूं, मेरी सरकार यदि बनी तो भारत की गरीबी को मैं 10 साल के अंदर समाप्त कर सकता हूं। भारत की गरीबी को मैं 10 साल के अंदर समाप्त कर सकता हूं। और जब से पिछले 2 सालों से मैंने ये बोलना चालू किया, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों मजबूर हो गए, और अब जाकर इनको डिक्लेयर करना पड़ा राहुल गांधी को न्याय। अब वीडियो चल रहा है न्याय, न्यूनतम आय योजना। व्हाट इज न्यूनतम आय योजना? ये हमारा नीति अभिवचन पहला अभिवचन है, और इसके पहले मैं अपने भाषणों में कहता रहा हूं, क्या कहता रहा हूं? कि इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। भारत ये गरीब देश नहीं है, भारत अमीर देश है, लेकिन यहां पर लोगों को गरीब रखा गया है। और अगर लोगों को गरीब रखा गया है तो उसका कारण है जातीय पूंजीवाद, कास्ट कैपिटलिज्म। ये कास्ट कैपिटलिज्म कांग्रेस ने देश में बनाया, ये कास्ट कैपिटलिज्म
बीजेपी ने देश के अंदर बनाया। और पिछले साल नरेंद्र मोदी की सरकार में 100 लोगों के पास देश का एक बजट ट्रांसफर हुआ। 20 लाख करोड़ रुपया 100 लोगों को ट्रांसफर किया गया। और यहां कहते हैं कि हमारे को किसानों के लिए पैसा नहीं, हमारे लिए गरीबों के लिए पैसा नहीं, हमारे के लिए हेल्थ के लिए पैसा नहीं, हमारे पास में शिक्षा के लिए पैसा नहीं, हमारे लिए ओबीसी के लिए पैसा नहीं। ये नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं ओबीसी हूं। अगर तू ओरिजिनल ओबीसी है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये तो चेक करने का इशू है, मैं उसमें आज नहीं जाऊंगा। पर अगर आप ओरिजिनल ओबीसी हो तो आपने ओबीसी को ये बजट के अंदर पिछले 2 सालों में, 3 सालों में अपने बजट के अंदर ये देश के 50% ओबीसी को 100 रुपये में केवल 25 पैसा क्यों दिया? जिसको 100 रुपये में 50 रुपया मिलना चाहिए था, उस ओबीसी को मोदी की सरकार ने 100 रुपये में केवल 25% क्यों दिया? ये SC/ST 25% है देश में। उस SC/ST को मेरे वजह से आज मोदी गवर्नमेंट को मजबूर होके जो SC/ST सब प्लान में 3% से कम पैसा होता था, आज मेरे वजह से वो 4.55% हुआ। उसके लिए मुझे ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में पिटीशन करना पड़ा। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री का इशू है जिसको आज मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये डिटेल का इशू है। तो भारत के अंदर गरीबी को 10 साल में समाप्त किया जा सकता है। भारत में 10 साल को विषमता को बिल्कुल कम किया जा सकता है। भारत में 10 साल के अंदर कृषि को उद्योग बनाया जा सकता है। भारत को 10 साल के अंदर एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। भारत को 10 साल के भीतर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशन बनाया जा सकता है। भारत को 10 साल के अंदर अमेरिका और चाइना के बराबर बराबर हम कंपटीशन में ला सकते हैं, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। पर उसके लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों की नीतियों से ये होने वाला नहीं। उसके लिए एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पॉलिसीज की जरूरत है। क्या वो पॉलिसीज है? क्या वो पॉलिसीज है जिनको हमें समझने की जरूरत है? वो पॉलिसीज को हम कहते हैं अम्बेडकरिज्म और अनेक अंगों मग्गों। अनेक अंगों मग्गों के लॉज, उसके सॉल्यूशंस और अम्बेडकरिज्म का सिद्धांत, उसका तत्वज्ञान, क्या चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है? मैं आप लोगों को बताता हूं। भारत में गरीबी कैसे दूर होगी, विषमता कैसे दूर होगी, ये हमने डिक्लेयर किया, ऑन रिकॉर्ड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम पहली पार्टी है जिसने इसको भेजा, ऑन रिकॉर्ड है। बाकी पार्टीज इसको कॉपी कर रही है, इसलिए मैं इसको बता सकता हूं। क्या करना होगा? 3 चीजें बताता हूं, 3 फार्मूला बताता हूं। एक, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। दूसरा, सिटीजन्स इनकम राइट। तीसरा, E4H2S2R2। E4H2S2R2। क्या 3 फार्मूला है? 3 फार्मूले पे नीति बना लो। भारत को मैं जो कह रहा हूं 10 साल में तमाम प्रॉब्लम को आप समाप्ति की तरफ ला सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। क्या चीजें हैं? पहला, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। भारत के 36 करोड़ लोगों को हर महीना उनके अकाउंट में डायरेक्टली 800 रुपये महीना, 800 रुपये महीना यदि ट्रांसफर कर दिया जाए तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया, 3.46 लाख करोड़ रुपया हर साल लगेगा, जो जीडीपी का केवल 1.8% है। हमारे जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.8% है। अभी आप कहोगे मानकर साहब 800 रुपये देने से क्या होगा? एक एक बात को समझो। और ये कोई एक नीति नहीं, बहुत सारी नीतियां हैं जिसको समझने की जरूरत है। अगर एक परिवार में 5 लोग अगर है बीपीएल में, तो 800 रुपये का मतलब एक परिवार में 4000 रुपया आता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान में लेने की जरूरत है। इसके अलावा जो खाने की सब्सिडी है, चाहे गेहूं है, चावल है, शक्कर है, तेल है, केरोसिन है, ये उनको मिलते रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 800 रुपये महीना हर गरीब के अकाउंट में डाला जाना चाहिए। ये नीति अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की है, इसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं। और यदि हमारी सरकार बनने में समय है, लेकिन हमारे एमपी यदि जीत गए
तो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर देश में काम करेंगे और बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट को हिला देंगे पार्लियामेंट के अंदर, ताकि ये काम जो है वो हो सके। ये बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हम भारत के नागरिक हैं, सब नागरिक हैं। उन नागरिकों को बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक, बुजुर्ग व्यक्ति तक, भारत के हर नागरिक को नागरिक आय अधिकार मिलनी चाहिए। क्या नागरिक आय अधिकार है? सिटीजन्स इनकम राइट। व्हाट इज सिटीजन्स इनकम राइट? 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना हर नागरिक के अकाउंट में है। वो भारत का नागरिक है, इस देश का वो मालिक है। पार्लियामेंट और सरकार ये उसकी सेवक है, ये उसकी जो है ये वो मालिक है और पार्लियामेंट और सरकार किराएदार है। इसलिए हर नागरिक को 1000 रुपये महीना उसके अकाउंट में जमा होना चाहिए। अगर ये दो नीतियों को लागू कर दिया जाए तो 10% ऑफ द जीडीपी जो है भारत में खर्चा होगा। लेकिन ये दो नीतियां अगर लागू हो जाए तो भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। ये पहला पॉइंट है जिसको ध्यान में लेने की जरूरत है, क्योंकि जिसके घर 5 लोग हैं तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में 4000 रुपये आएगा और 1000 रुपये का सिटीजन्स इनकम राइट में 5000 रुपये आएगा, यानी 9000 रुपया एक गरीब के परिवार के अंदर बजट से डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। उसके अलावा वो खुद की इनकम खुद करेगा। ये फॉर्मूले से भारत के अंदर तमाम गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। ये पहली बात है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा फॉर्मूला E4H2S2R2। क्या E4H2S2R2 है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडोमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। ये फॉर्मूला जो है, ये फार्मूले के ऊपर बजट से आप प्लानिंग बना के एक्सपेंडिचर करो, भारत में एकदम डेवलपमेंट होगा। कोई मुस्लिम, कोई बुद्धिस्ट, कोई ओबीसी, कोई आदिवासी, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई महिलाएं, कोई किसान, कोई जो है वो अनडेवलप नहीं रहेगा, अंडर डेवलप नहीं होगा। भारत एक डेवलप नेशन बन जाएगा। हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, हमारा सोशल कैपिटल डेवलप होगा, हमारा इकोनॉमिक कैपिटल डेवलप होगा। कैसे? शिक्षा 10वीं तक बिल्कुल फ्री शिक्षा होनी चाहिए। 10वीं के आगे हायर एजुकेशन बिल्कुल सस्ता होना चाहिए और 10वीं तक आदिवासी का बच्चा और अंबानी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ना चाहिए, एक स्कूल में पढ़ना चाहिए। यूनिफॉर्म एजुकेशन। एक स्कूल में पढ़ने से जो क्वालिटीज का डिफरेंस है, एक बच्चा हा मुलगा कॉर्पोरेशनच्या शाळेमध्ये जातो, अंबानीचा मुलगा इंटरनॅशनल शाळेमध्ये जातो। हा मुलाला ड्रेस नाही, वही नाही, कॉपी नाही, चॉक नाही, पेन्सिल नाही, टीचर नाही, टॉयलेट नाही, बाथरूम नाही, कम्प्युटर नाही। अंबानीच्या मुलाला एसी गाडीमध्ये तिथे शाळेमध्ये जातो, सर्व फैसिलिटीज है। जब ग्रेजुएशन होता है, दोनों बच्चे जब आते आगे तो एक बच्चे में टैलेंट डेवलप नहीं होता, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता, दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा डेवलप होता। फिर आप कह देते हो मेरिट की थ्योरी लगा के कि ये मेरिट नहीं है, ये बच्चे में, ये कॉर्पोरेशन के बच्चे में मेरिट नहीं है। जब तक भारत में 3 तरह की एजुकेशन व्यवस्था रहेगी तब तक कभी भी समानता नहीं आएगी। शिक्षा 10वीं तक समान होना चाहिए, 10वीं के आगे सस्ती होना चाहिए। हायर एजुकेशन 75% तक ले जाने की ज़रूरत है। जो आज हायर एजुकेशन केवल 23 से 25% है, उसको 75% तक ले जाने की ज़रूरत है। अगर ये काम कर दिया जाए, आप चाइना को देखो, साउथ कोरिया को देखो, जापान को देखो, ब्राज़ील को देखो, रशिया को देखो, यूरोप की कंट्रीज को देखो, तमाम कंट्रीज को देखो, जिन देशों ने शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ध्यान दिया है, वही कंट्रीज आज सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। ये पहली नीति है जिस पर हमको काम करना है, जिसके लिए एपीआई ने डिक्लेयर की है। और इसलिए शिक्षा पर एपीआई 8% बजट का जो है वो खर्चा करेगी। जो आज तक बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने 3% भी शिक्षा पर खर्चा नहीं किया, वो 8% शिक्षा के ऊपर एपीआई की सरकार खर्चा करेगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि देश में पैसे की कमी नहीं है।
आपको शायद लगता होगा कि देश में पैसे की कमी है। विजय मानकर को मालूम है कि भारत में बहुत पैसा है और वो पैसा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। विजय मानकर उसको बाहर निकाल सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये पैसा कैसा बनता है, कैसे आता है, बिकॉज आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन डिटेल। तो पहली बात। दूसरा, हमारे युवाओं को 1,10,00,000 रोजगार यदि नहीं मिले तो भारत का युवा बेरोजगार रहेगा। 1,10,00,000 हर साल रोजगार आपको लाना है। अब रोजगार कैसे बढ़ाओगे? तो रोजगार बढ़ाने का तरीका है, अब नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के रॉन्ग रेट लगा के, डिमोनेटाइजेशन करके भारत के स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, छोटी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, स्मॉल एंड मिडिल स्केल को बर्बाद कर दिया। लेकिन भारत का इकोनॉमिक मॉडल ठीक करना होगा। कैसे ठीक करना होगा? आपको कैपिटल इंटेंसिव मॉडल के साथ लेबर इंटेंसिव मॉडल को बनाना पड़ेगा। अगर आप आज भारत का जो आर्थिक मॉडल है वो डिफेक्टिव है, पैसा लगाओ, पैसा बनाओ, निकल जाओ, लेकिन ये मॉडल में रोजगार डेवलप नहीं होता। वी हैव एंटर्ड इनटू जॉबलेस ग्रोथ। हम जॉबलेस ग्रोथ में आ रहे हैं, इसलिए जिस तरह चाइना ने किया, जर्मनी ने किया, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव मॉडल, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो नागपुर में राहुल गांधी आके मेरी कॉपी मार के गए, ये 3 तरह की इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा और साथ में बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना होगा। अगर स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो हम डोमेस्टिक डिमांड यानी जो हम भारत में कंजम्पशन करेंगे वो प्लस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी होगी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे देश में ज़्यादा आएगा और इससे हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, हमारे देश में पैसा भी आएगा और रोज़गार भी आएगा। ये मॉडल क्रिएट करके हम हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर सकते हैं। तीसरी बात, उद्यमशीलता। मैं शायद भारत का वो पहला लीडर हूँ जिसने SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को 50,000 करोड़ मिलने के लिए पिटीशन किया था पीपल्स बजट में। आज मुद्रा लोन में 6 लाख करोड़ रुपए का पैसा मिला, सभी लोगों को मिला। एंटरप्रेन्योरशिप यानी आज केवल गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको जॉब नहीं मिल सकता, तो उद्यमशीलता यानी बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए आपको पॉलिसीज बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ एंडोमेंट, एंडोमेंट यानी संपत्ति। 2 तरह की संपत्ति होती है। कौन सी संपत्ति होती है? एक फिनेंशियल एसेट्स होते हैं, एक नॉन फिनेंशियल एसेट्स होते हैं। फिनेंशियल एसेट्स यानी आपकी FD, शेयर, इक्विटी, बॉन्ड, ये फिनेंशियल एसेट्स है। नॉन फिनेंशियल एसेट्स है लैंड, गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी, हाउसेस, ये आपकी नॉन फिनेंशियल एसेट्स है। ये दोनों संपत्ति को भारत में बढ़ाने का तरीका है। मैंने एक छोटी बात कही कि भारत के जो भूमिहीन किसान हैं, भारत की भूमि की समस्या है कि 15% लोगों के पास 17% लोगों के पास लगभग 65% भारत में भूमि है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि भारत में 56% से ज़्यादा लोग भूमिहीन हैं। तो हमने अपने नीति अभिवचन में डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया कि भारत के हर भूमिहीन परिवार को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया 5 एकड़ की भूमि देगी। और अगर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, भूमि कम है, यदि भूमि कम होती है तो बजट से, पैसे से जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है उनसे खरीद कर भूमिहीनों को भूमि देगी। उसके बावजूद भी यदि भूमि समाप्त हो जाती है तो हर भूमिहीन परिवार के अकाउंट में 50 लाख रुपए का बॉन्ड और इक्विटी डिपॉजिट किया जाएगा, जिसका इंटरेस्ट उसको हर महीने मिलेगा और उसी को कोलैटरल करके डिपॉजिट करके वो फर्दर लोन ले सकता है। इस तरह से भारत के अंदर एंडोमेंट्स को बढ़ाया जा सकता है। इसके एक स्टेप आगे अगर मैं पॉलिसी को बोलूं तो भारत के हर माइनॉरिटीज के परिवार को, हर SC/ST के परिवार को, हर OBC के परिवार को भारत की अंदर जो भी कंपनी लग रही है उस कंपनी का अंदर हर परिवार को बजट से, SC/ST OBC के सब प्लान से
शेयर लेकर उस कंपनी का डायरेक्ट मालिक भी बनाया जा सकता है। ये मलेशिया मॉडल है, ये मलेशिया मॉडल है जो भूमिपुत्रास के लिए लागू किया गया। इस तरह भारत का हर परिवार ये गरीबी से केवल दूर नहीं हो जाएगा, विषमता केवल समाप्त नहीं आएगी, भारत का हर परिवार ये समृद्ध होगा, ये अमीर होगा। ये नीति आपको E4 की ध्यान में लेने की जरूरत है। H2 हेल्थ हाउसिंग, स्वास्थ्य, बीमार होने के पहले, बीमार होने के बाद सरकारी अस्पताल मॉडर्न बनाए जाए, और अगर सरकारी अस्पताल कम है तो जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें कोई भी पेशेंट आ जाए उसका 5 लाख से 10 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी ये गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए, ताकि अगर प्राइवेट में भी यदि किसी को इलाज करना पड़े तो गरीब को या मध्यम वर्गीय भी हो उसको अपने जेब से पैसा देने की जरूरत अस्पताल में ना पड़े। इस तरह की पॉलिसी बनाई जा सकती है। हेल्थ हाउसिंग, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मॉडर्न झुग्गी झोपड़ी है, मॉडर्न झुग्गी झोपड़ी है। ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के साथी कुछ अपने बस्ती की प्रॉब्लम बता रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना 350 स्क्वायर फीट। अब मैं नरेंद्र मोदी जी को क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, ये तो अकेले रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि परिवार को कितनी जगह लगती है, कितनी रूम लगती है, इनको मालूम नहीं है। इसलिए इन्होंने भारत के गरीबों को 350 स्क्वायर फीट का जो घर बनाया, ये आधुनिक झोपड़पट्टी है। अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार यदि बनती है तो हम कम से कम 650 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया कह रहा हूं, सुपर बिल्डअप नहीं, 650 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का घर हर बीपीएल के परिवार को देंगे। हर एक भारतीय को घर होगा, 350 स्क्वायर फीट पे नहीं रहेगा। और ये बीजेपी की सरकार, ये गडकरी की सरकार और फडणवीस की सरकार ने ये पंचशील नगर और इंदौरा और दुर्गावती नगर और आपका उधर का खरबी इस तरह के या चंद्रमणि नगर के तरफ के जितने नजूल के घर हैं, वो नजूल के घर उनके पट्टों के अधिकार अभी तक नहीं दिए, जबकि 2002 के बाद जितने भी झुग्गी झोपड़ियां बसी है 2002 के पहले, उनको पट्टों के अधिकार देने का ऑर्डर महाराष्ट्र के अंदर में था। लेकिन बीजेपी के सरकार ने अभी तक पट्टों के जो है वो अधिकार नहीं दिए। हम लोगों ने उस पर काम किया, चुनाव के पहले भी काम किया, लेकिन समय कम होने की वजह से ये काम नहीं हो सका। मैं तमाम झुग्गी झोपड़ी के लोगों को कहता हूं कि यदि पट्टे के अधिकार चाहिए तो बीजेपी को यहां हराओ और एपीआई को ये नागपुर के अंदर में लाओ। आपके पट्टों के अधिकार पूरे नागपुर के अंदर में 1 साल के अंदर सबको पट्टे के अधिकार हम जो है वो दिलवा सकते हैं आपको। ये बात जो है आपको करने की जरूरत है। अगर फिर बीजेपी को लाया, फिर पटोले को लाया, नाना जी आप किसान नेता हो, आपने खेती करना छोड़ दिया है क्या? ऑटो चलाना चालू किया है शहर में? नाना जी आप किसान के नेता हो, भंडारा से लड़ते नागपुर में आ गए, नागपुर में आपका काम नहीं है। नागपुर में ये लड़ाई बीजेपी और एपीआई के बीच में होनी चाहिए। और अगर एपीआई को आपने वोट किया तो मैं आपको दावे से बोलता हूं, संघ कार्यालय वाले अपना बोरिया बिस्तरा लेकर भाग जाएंगे नागपुर से। मेरी बात ध्यान में रखना, आप लोगों को बोल रहा हूं, संघ कार्यालय वाले ये बोरिया बिस्तरा लेकर भाग जाएंगे नागपुर से। ये कांग्रेस नहीं भगा सकती इनको, और कोई नहीं भगा सकता, इनमें ताकत नहीं है, ये मिले हुए हैं। दोनों का विचार, एक हार्ड हिंदुत्व, एक सॉफ्ट हिंदुत्व। अरे बाबा कल तक तो तू बोलते थे हम सेक्युलर है, हम धर्मनिरपेक्ष है, आज जनेऊधारी कैसा हो गया? एक चड्डीधारी और दूसरा जनेऊधारी हो गया। एक जो कहता है एक भगवाधारी, दूसरा तिरंगाधारी हो गया। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस बीजेपी कहां से आई? चोर चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस बीजेपी कहां से आई? ये दोनों को आउट करना पड़ेगा देश में, और ये दोनों को आउट करने के लिए मैं आया हूं देश के अंदर में। तो साथियों, ये हेल्थ एंड हाउसिंग, स्किल्स, टैलेंट, यूनेस्को ने पिछले कुछ सालों पहले एक स्पर्धा ली। 74 कंट्री के बच्चे वहां गए, 74 कंट्री के बच्चे गए। क्या कंपटीशन थी कि लैंग्वेज ABCD, मैथमेटिक्स
और बाकी स्किल में भारत के बच्चे आगे हैं या दुनिया के बच्चे आगे हैं? भारत का नंबर 74वें नंबर पर आया। समय कम है लेकिन आज मौका है, दस्तूर है। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है, दोनों कातिल हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इसलिए बोलना जरूरी समझता हूं। यह कच्चा चिट्टा है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों, सुनो, इंडिया का रैंकिंग तुमने 60 साल रूल किया 213 कंट्री में, और अलग अलग कंट्री का रैंकिंग कभी 213 कंट्री लिया, कभी 150 लिया, कभी 130 लिया। क्या रैंक है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130वां नंबर, HDI 130th रैंक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 129th रैंक, डेमोक्रेसी इंडेक्स 42nd रैंक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 130th रैंक, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 93rd रैंक, यूथ प्रोग्रेस इंडेक्स 85 रैंक, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स समावेशक विकास 77 कंट्री में 62 रैंक, वेल्थ इनइक्वालिटी इंडेक्स संपत्ति की विषमता 132वां नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी 130वां नंबर। दुनिया का हम हंगर कैपिटल है जबकि फूड प्रोडक्शन सरप्लस है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 177th रैंक, नंबर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट 148। पाकिस्तान को गाली देते हो, पाकिस्तान की संसद में भारत से ज्यादा महिलाएं हैं। दुनिया की संसद में 23% महिलाएं हैं, भारत की संसद में 12% महिलाएं हैं। वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स 138th रैंक, एक्सपेक्टेड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 158th रैंक, एजुकेशन इंडेक्स 145th रैंक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 115th रैंक। किसने भारत को पीछे रखा? ये राहुल गांधी बेवकूफ बना रहा है क्या हमको? ये राहुल गांधी और इसकी मां सोनिया गांधी और इसकी दादी इंदिरा गांधी, ये क्या बेवकूफ समझते हमको? ये क्या, ये भागवतन कंपनी, ये काली टोपी वाले लोग, क्या तुम हम लोगों को बेवकूफ समझते हो? अरे एरियल और एंटीना वालों, तुम्हारे को तो नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो जहां से भी ओरिजिन हुआ ना 3500 साल पहले, वो सब अवैज्ञानिक है। अरे वैज्ञानिक और नॉलेज किसी को आता होगा तो देश के अंबेडकराइट लोगों को आता है, अंबेडकरवादी लोगों को आता है। तुम हमको ये बेवकूफ समझ रहे हो। आज कहते हो हम तुमको ये दे देंगे, आज कहते हो हम तुमको वो दे देंगे। ये देश तुम्हारे बाप का है कि तुम हमको दे दोगे? ये देश तुम्हारा नहीं, ये देश सबका है, ये देश हमारा भी है। अब बीजेपी कांग्रेस की जरूरत नहीं, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश को केवल चला नहीं सकती है, 10 साल के अंदर नया भारत और प्रबुद्ध भारत बना के दिखा सकती है। ये नीति हमको मालूम है। ये इंडिया में पीछे रखा, अब कहते ये दे देंगे। तो स्किल्स, टैलेंट डेवलपमेंट करना होगा, सोशल सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हर एक को होना चाहिए। कोई आदमी बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, भारत के अंदर में सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, महिलाएं जुडिशरी में नहीं, महिलाओं को जुडिशरी में लाने का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन है आपका, लोकपाल है आपकी, और संस्थाएं हैं, सब जगह रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और रिजर्वेशन की बात है, अब तो आपने 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे लाया जो संविधान में नहीं था, फिर भी 10% आरक्षण को लाया। कोई बात नहीं, वो संविधानिक है या संविधानिक नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन मैंने ये कहा कि जब आपने 10% आरक्षण ला ही लिया था और 50% से ज्यादा आरक्षण ला लिया था, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसी अमेंडमेंट बिल के अंदर ये ओबीसी का आरक्षण 27% से 45% क्यों नहीं किया? 45% क्यों नहीं किया? SC/ST का आरक्षण 22.5% से 25% क्यों नहीं किया? आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम माय डियर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड द पार्लियामेंट इज हैविंग द अपर हैंड। मैं पहला लीडर हूं देश का, 2 साल से बोल रहा हूं। मेरी बात आपको लेट समझ में आती है, उनको जल्दी समझ में आती है। आपको लेट समझ में आती है, उनको जल्दी समझ में आती है। मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि भारत का संविधान अच्छा है, लेकिन उसमें सीरियस अमेंडमेंट करने की जरूरत है।
भारत के संविधान में जब तक आप सीरियस प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट नहीं करोगे आपके राइट सिक्योर नहीं हो सकते। ये कहने वाला मैं पहला लीडर हूं 2 साल के अंदर। और अभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एक एचओडी आ गए, नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, चुनाव आप लड़ सकते हो, कहीं पर भी कोई भी सीट से कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आपके पास केवल डिग्री है, दिमाग आपका खो गया है। नगाड़े वाले जो हमारे साथी हैं, डिग्री आपके पास केवल है, आपका दिमाग खो दिया है। अरे संविधान में तो 6 अमेंडमेंट करने के बिल मैंने दिए भारत के पार्लियामेंट को, 16 बिल पार्लियामेंट को दिए, 11 बिल चुनावी व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिए, 2 बिल ह्यूमन राइट्स को लाने के लिए दिए, 2 बिल आदिवासियों के अधिकारों को लाने के लिए दिए। भारत के संविधान को अमेंड आपको करना पड़ेगा। ये बात मैं 2 साल से बोल रहा हूं, आपने नहीं सुना, मेरी बात को उन्होंने सुना और 10% का रिजर्वेशन लाया। अगर मेरी बात को आपने सुना होता तो ये 10% आरक्षण आता या नहीं आता, ये बात की बात है। लेकिन SC ST का आरक्षण 22.5 से 25% हो सकता था, ओबीसी का आरक्षण 27 से 45% हो सकता था। ये बात मैं कहता हूं। और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग आए, आजकल तेलंगाना से कुछ नेताओं को इंपोर्ट किया महाराष्ट्र के नेताओं ने, कहते हैं कि खून को मानो, परिवार को मानो, हमको वोट दो। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं, ओवैसी जी आप पार्लियामेंट में हैदराबाद से इतने साल से हैं, आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप संसद के अंदर में ओबीसी के आरक्षण को 45% करने का, SC ST का 25% करने का आरक्षण का बिल आपने मूव क्यों नहीं किया? मानव अधिकारों को इस संविधान में लाने का बिल आपने मूव क्यों नहीं किया? आदिवासियों को जल जमीन जंगल को इंप्लीमेंट करने का बिल आपने मूव क्यों नहीं किया? और जो चुनावी व्यवस्था देश में हम लोग 70 साल से गलत जो है चुनावी व्यवस्था में चुनाव हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं प्रकाश अंबेडकर जी को और अकबरुद्दीन ओवैसी, सॉरी हमारे कौन से सीनियर ओवैसी को, कि आपने संविधान की बात तो की पर आप मेंबर पार्लियामेंट रहे, आपने इसको अमेंड करने का बिल क्यों नहीं दिया? यदि आपने नहीं दिया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको या तो संविधान की समझ नहीं है या तो आप प्रामाणिक नहीं है संविधान के साथ और देश के लोगों के साथ में। तो इसलिए ये महाराष्ट्र में हमको कोई अक्ल ना सिखाए, कोई परिवार का आदमी हमको अक्ल ना सिखाए। विजय मानकर आज तुम सब लोगों से आगे निकल गया है और मैं ये काम देश के अंदर करूंगा। तो रिजर्वेशन को अगर मेरा एक भी MP आ जाता है, सुन के रख लो ए नागपुर के लोगों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं ये नागपुर से कि अगर मेरा एक भी MP आ जाए, चाहे नागपुर से जीते, चाहे रामटेक से जीते, चाहे झारखंड से जीते, चाहे छत्तीसगढ़ से जीते, चाहे उड़ीसा से जीते या चाहे दिल्ली से जीत जाए, चाहे राजस्थान से जीत जाए, मेरा एक भी अगर MP जीत गया, याद रख लो मेरी बात को, पहले सेशन में पार्लियामेंट में मैं भारत के संविधान को अमेंड करने का बिल मूव करूंगा और आरक्षण को 45% ओबीसी का करने का बिल मूव करूंगा। और इसके लिए मुझे कोई लॉ सेक्रेटरी की जरूरत नहीं, किसी वकील की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि संविधान में अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है। तो E4, S2, S2, R2 और ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर में अफर्मेटिव एक्शन लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों के पास केवल 13% GDP रह गया है, 87% GDP ये प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट हाउस होल्ड्स में है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर अफर्मेटिव एक्शन लाना पड़ेगा। ये सिटीजन्स इनकम राइट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, E4, S2, S2, R2 ये बेसिक पॉलिसी, इसके अलावा API की सरकार यदि आती है, MP आते हैं, तो हम लोग स्वामीनाथन आयोग को पूरी तरह लागू करेंगे, जिससे कृषि उद्योग बन सके, किसान समृद्ध हो सके। इसके साथ मैंने आपको SC ST OBC की पॉलिसी बताई, माइनॉरिटीज़ के लिए सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी, रंगनाथ का मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, इद्दते कमीशन DT&T के लिए लागू करेंगे और
इसके साथ अर्थव्यवस्था में अमीरों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगेगा, गरीबों पर कम टैक्स लगेगा। भारत का टैक्स जीडीपी रेशो जो अभी 17% है, केवल 100 में 17 रुपया हम टैक्स में बजट में लेते, उसको हम 30% तक ले जाएंगे और ये तमाम चीज़ों पर खर्चा करेंगे और भारत को एक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी भारत हम बनाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भारत बनाएंगे और मानवतावादी कल्चर को हम रखेंगे। मानवतावाद के आधार पर, प्रबुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर, भारत में मानवता और मैत्री के आधार पर, हर नागरिक के समान आधार के आधार पर हम नया भारत और प्रबुद्ध भारत की निर्मित करेंगे। इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिसीज इस नीति अभिवचन में है। आप भारत की बेस्ट पार्टी के साथ में हैं, आप भारत की सबसे यूनिक पार्टी के साथ में हैं, जिसने नए तरह का पॉलिटिक्स शुरू किया। क्या नया तरह का पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज, यानी नीतियों की राजनीति। नीतियों की राजनीति एपीआई ने स्टार्ट की, उसके वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें भी हासिल की, शायद इन लोगों ने बताया होगा। अब ये काम कर कर हम नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। 6 साल, 6वें साल में एपीआई है, पूरे देश में हम अखिल भारतीय पार्टी बन रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को वैकल्पिक पार्टी हम भारत के अंदर में बनाने का काम चल रहा है। मैं आप लोगों से ऐसी विनंती करता हूं, नागपुर के नागरिकों से, कि जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, राज्य के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, परिवार के नाम पर नहीं, अवैज्ञानिक सिद्धांत, अवैज्ञानिक परिवार खून, ये अवैज्ञानिक सोच है, मानव अधिकारों के विपरीत संकल्पनाएं हैं। ऐसी बातों के आधार पर नहीं, पर नीतियों के आधार पर, संविधान के आधार पर, मानव अधिकारों के आधार पर आप वोट करें और कोर्ट को याद रखें। मैं विजया बागड़े मैडम नागपुर की जो कैंडिडेट है, आप खड़े हो जाइए। रामटेक के जो कैंडिडेट है विनोद पाटिल जी, आप खड़े हो जाइए, सबको अभिवादन कीजिए। और मैं आप लोगों से ये विनंती करता हूं कि आपको मतदान नहीं करना है। अभी तक आप मतदान करते आए, अब आपको मताधिकार करना है। वोटिंग इज अ राइट, फ्रेंचाइज इज अ राइट। किस तरह का देश चाहिए, किस तरह को आपको जीवन चाहिए, किस तरह की नीति चाहिए, इसके लिए आपको फ्रेंचाइज करना है, वोटिंग राइट को करना है, मताधिकार को करना है। आप ये काम करें और 11 तारीख को कोर्ट का सिंबल ध्यान रखें और कमल का फूल यहाँ पर मुरझाए और पंजे वाले को हाथ में हॉस्पिटल में भेजे, फ्रैक्चर हो गया है। ऐसी मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूं और आप लोगों से विनंती करता हूं कि आप बड़े पैमाने पर कोर्ट को वोट करके एपीआई को जिताएं। जय भीम, जय सेवा, जय प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड।